आदर, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, जिंदगी में कुछ खास लम्हे होते हैं और उन खास लम्हों में से कुछ लम्हे बड़े यादगार होते हैं। और वो लम्हे जो आज हम गुजार रहे हैं, एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए, यकीनन ये लम्हे हमेशा के लिए यादगार बनकर रह जाएंगे। और जब कभी भी हम इन लम्हों के बारे में सोचेंगे तो अपनों से बिछड़ने का गम और साथ ही साथ एक दूसरे को हौसला देते हुए संभालने की वो मुस्कुराहट हमेशा याद आती रहेगी। आज इन्हीं लम्हों, इसी दौर के लिए मेरी कहानी है जो अधूरी है और उसे पूरा करना है आप सबको। वो कहानी है कोविड एक तबाही। ये कहानी शुरू होती है एक चपटी नाक और छोटे कद वाले देश के लोगों से, जहां एक छोटा सा प्रांत है जो कि जानवरों और पक्षियों पर अपने अजब गजब वैज्ञानिक प्रयोग और प्रयोगशालाओं के लिए प्रसिद्ध है। पास ही एक और औद्योगिक प्रांत है जहां इस प्रयोगशाला का पैसा निर्धारित होता है और इसी प्रांत से दूर इस देश की राजधानी में इसके दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। मेरी कहानी आगे बढ़ती है। ये देश शुरू से अपनी सामंतवादी विचारधारा, अपने गलत इरादों और गलत देशों को सोहबत देने के कारण दुनिया के अधिकांश देश इसकी आलोचना करके दुनिया के कारोबारी बाजार में इसको नीचा दिखाते हैं। विश्व के हर बड़े मंच पर अपने अपमान से झुंझलाकर कई सालों से ये एक बहुत ही भयानक खतरनाक प्लान तैयार करवाता है और दुनिया को उलझाए रखता है। वो अपनी इसी प्रयोगशाला में पक्षियों और पशुओं के ऊपर होने वाले प्रयोग के परिदृश्य को इंसान की बर्बादी पर साकार करने में लग जाता है। दिन रात कई वैज्ञानिक उसके इस सपने को सच करने में लग जाते हैं। कई सालों के प्रयोग के बाद साइंटिस्ट एक ऐसा वायरस बनाते हैं जिसमें 3 अलग अलग वायरस की मारक क्षमता, उसके दिखने का रूप रंग और बीमारी फैलाने की क्षमता और उस वायरस का असर हर किसी पर हो, इस क्षमता के साथ कि वो दुनिया के हर कोने पर फैल सके, उसके तापमान पर उसके रोकथाम के लिए कोई भी कारगर उपाय न बने, इन सब के साथ वो दुनिया के हर कोने पर इस वायरस को सबसे पहले फैलाने से पहले अपने ही प्रांत में छोड़ देता है। और इस वायरस के जन्मदाता और उस लैब में काम कर रहे सारे वैज्ञानिक और उनके परिवार के सभी सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिए जाते हैं और उस लैब में नई टीम को काम करने दिया जाता है। और इस कार्य को मानवीय भूल का नाम देकर दुनिया की सर्वोच्च संस्था जो कि स्वास्थ्य की है, उसको इसका अंदाजा भी नहीं रहता है कि उसकी समय पर अलर्ट ना रहने की कीमत इस संसार को क्या क्या करके चुकानी पड़ेगी। देखते ही देखते दुनिया के आधे से ज़्यादा देश स्वास्थ्य और आर्थिक महामारी से लड़ने लगते हैं, क्योंकि अहम की स्वार्थ की लड़ाई में हर देश होड़ लगा रहा था। कोई यंत्र से, कोई तंत्र से, कोई मंत्र से, सब अनजान थे इस वायरस के लिए। कोई भी इस महायुद्ध के लिए तैयार ही नहीं था। इसी बीच ये देश अपने प्रांत पर बीमारी से दुनिया के सामने लाचारी का नाटक करता है और दुनिया के सारे रहमशील देश फिर से एक बार उसके बहकावे में आकर देश से महामारी में लड़ रहे मेडिकल वस्तुएं, अनाज, दवाई इस देश को दान में दे देते हैं। ये देश अपने प्रांत पर अपने प्लान के अनुसार काबू पाते हुए अपने गलत इरादे को अंजाम देते हुए काबू पा लेता है और अपनी दवा, अपने व्यापार और अपने दुनिया के बाजार, अपने लोगों का दूसरे देशों पर अधिकार
और उन्हें पंगु कर देना, ये उसकी सोहबत में आ जाता है। दुनिया के सारे देशों को जानता है कि अब ये लोग मेहनत करने में लाचार हैं और अपनी आर्थिक महामारी से लड़ रहे हैं। तब ये मेरी गुलामी आसानी से कबूल कर लेंगे। तो यह हर देश को मजबूर कर देता है अपनी गुलामी की दास्तां सहने को। जिस देश ने महामारी के समय जिन जिन चीज़ों को दान किया था, यही अब वापस उन देशों को मुसीबत के समय दान न देकर उन चीज़ों का व्यापार करता है। इसी देश का एक पड़ोसी मुल्क भारत भी लगभग अपनी मेहनत, अपनी विरासत, अपने ज्ञान को भूलकर गुलामी की बेड़ियां पहनने को तैयार ही होता है और वायरस तेजी से दुनिया में फैलने लगता है। कोई दवाई नहीं, सब अपने अपने तरीके कर कर कुछ देर के लिए उम्मीद की किरण जगाते और फिर निराशा हो जाती। स्वास्थ्य की हर विधा के जानकारों से अनुरोध किया जाता है कि जल्दी से जल्दी मानव जाति को बचाने के लिए कोई दवाई, कोई वैक्सीन की खोज करें। आयुर्वेदी, यूनानी, होम्योपैथी, सभी लोग पूरी मेहनत से इसका तोड़ खोजने में लग जाते हैं। इधर दुनिया में सभी लोग घरों के अंदर रहकर बाहर घूम रही मौत और उसके खौफ से सहम कर अपनी जिंदगी को गुलामों की तरह जीने को तैयार होने लगते हैं कि तभी उस आतंक फैलाने वाले देश के कब्जे से, उस छोटे से कब्जे वाले क्षेत्र तिब्बत से कुछ साधु पूर्वी हिंद के लोगों से पता पूछते पूछते भारत में आकर एक ऐसे शख्स की तलाश करते हैं ताकि वो इंसान को इसका तोड़ बताकर, उसकी सोच का सच बताकर, उस देश की गंदी सोच का सच बता सकें। क्योंकि उन बौद्ध संतों को शांति पथ पर निकलने से पहले उस इंसान को खोजना जरूरी है जिसके शरीर में 2 महामारी से बचकर आने के बाद कुछ भी बदलाव ना हुआ हो। उसके अंदर ब्लड ग्रुप O के साथ रोजाना सैकड़ों कीटाणु, विषाणु, रोगाणुओं का जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ रहा हो। फिर यहीं से बदलाव की कहानी शुरू हो जाती है। क्या आपके पास है ऐसा कोई व्यक्ति? तो पता करिए, ढूंढ के रखिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा और आपसे सुनूंगा कि आगे की कहानी। इस मध्यांतर को ध्यान में रखिए। अब यहां से आपको उस व्यक्ति की खोज करनी है जिसने कि 2 महामारी झेली हो और उसके बाद भी वो बच गया हो, और साथ ही उसका ब्लड ग्रुप O हो और रोज न जाने कितने कीटाणु, विषाणु और रोगाणु का जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके शरीर में आ रहा हो। अब आगे मेरी इस कहानी को किस तरह से पूरा करेंगे, आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी अपनी सोच के साथ मेरी इस कहानी को पूरा करें। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।